तो वेलकम बैक। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में एक वादा किया था कि हम लोग जो है इस यूट्यूब चैनल पे थोड़े से और टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे कि हम और ऐसा क्या कंटेंट बना सकते हैं जो लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। हो सकता है इंजीनियर्स के लिए हेल्पफुल ना हो, बट इन जनरल लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आज हम लोग जो है वो शेयर करेंगे एक बुक का रिव्यू जो मैंने बहुत रिसेंटली ही पढ़ी है। और मैंने उसको एक्चुअली में सेकंड टाइम पढ़ा है, क्योंकि सारी चीज़ें माइंड में फ्रेश हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको उसका एक रिव्यू दिया जाए यूट्यूब चैनल पे। और बुक जो है वो हिंदी साहित्य की है। मैं जो है एक हिंदी बोर्ड से ही पढ़ा हूँ। तो जब मेरे कोर्स में ये सब कहानियाँ, उपन्यास और ये सब चीज़ें जब हुआ करती थी, तब उतना फ़ोकस नहीं रहता था मेरा कि इन चीज़ों की गहराई तक जानने की कोशिश करें कि उनको जो है कोर्स में क्यों रखा गया है, उनका डीप मीनिंग क्या है। उस समय तो बस रहता था कि कैसे भी करके बस कहानी के बारे में इतना जानना है जिससे कि बस नंबर अच्छे आ जाएँ। तो कहानी जो आज हम, या कहना चाहिए कि उपन्यास जो आज हम डिस्कस करेंगे, वो है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता जो है वो 1948 और 49 के दशक में जो है 1948 और 49 के आसपास पब्लिश किया गया था बाय अ, और इसके जो राइटर हैं वो हैं धर्मवीर भारती। बहुत ही एक रेनाउंड हिंदी साहित्य के कैरेक्टर हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में एक अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत दिया है। और हम उनके बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करने की कोशिश करेंगे। हमारा फ़ोकस जो है वो बस ये रहेगा कि इस उपन्यास में जो कोर मैसेज था हम उसको कैसे समझ सकते हैं, और उसके कैरेक्टर्स जो थे वो क्या रिप्रेज़ेंट करते हैं, स्पेशली आज के मॉडर्न टाइम में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो गुनाहों का देवता है, जो बुक है, वो एक उपन्यास है। तो डीप डाइव करने से पहले उपन्यास को हम लोग समझ लेते हैं कि उपन्यास होता क्या है। तो जो एक एक फ़िक्शनल स्टोरी होती है, जहाँ पे हम लोग जो है एक सर्टेन टॉपिक को, एक सर्टेन कैरेक्टर को या एक सर्टेन इमोशन को हम इन डेप्थ जब एक्सप्लोर करते हैं, तो ऐसी जो राइटिंग्स होती हैं स्पेशली हिंदी साहित्य में, हम लोग उसको उपन्यास बोलते हैं। उपन्यास जो है वो कई तरीके के होते हैं। जैसे अगर आप एक सामाजिक उपन्यास लिखते हो जहाँ पे आप स्पेशली इंडिया, अगर आप कास्ट सिस्टम हो गया या क्लासिज्म हो गया, जहाँ पे एक अमीर और एक गरीबी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप ऐसी कोई उपन्यास पढ़ना चाहें जो ऐसे मैसेजेस को एक्सप्लोर करती है, ऐसे सेंटिमेंट्स हो गए, इमोशंस हो गए, इनको एक्सप्लोर करती है, तो प्रेमचंद जी का जो एक बहुत फेमस उपन्यास है गोदान, आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हो। दूसरा जो टाइप है, अगर मैं चैट जीपीटी से ही देख के बोलूँ, तो दूसरा जो है प्रेम उपन्यास है, जो कि गुनाहों का देवता बहुत फेमस है प्रेम उपन्यासों में, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और इस उपन्यास का जो कोर कहना चाहिए कि कोर मैसेज या कोर टॉपिक जो धर्मवीर भारती जी ने एक्सप्लोर किया है, वो है लव एंड इमोशंस। इसके अलावा बहुत सारे हैं कि ऐतिहासिक उपन्यास जो है, आप उनको अगर आप पढ़ना चाहो, ऐतिहासिक उपन्यासों में जो है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हुए हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो वो इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है, तो एक वो हिस्टोरिकल इवेंट में ही काउंट होती है। तो उसके अराउंड जब पार्टीशन हुआ था हमारे देश का, तो वो पार्टीशन के समय में एक्चुअली में उस समय में क्या स्टोरी रही थी और पार्टीशन करने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? तो ये आ जाता है ऐतिहासिक उपन्यास में। तो जो एक चौथा टाइप का उपन्यास है उसे बोलते हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यास। यहाँ पे जो है वो राइटर बस केवल अ, मनुष्य के मनोवैज्ञानिक चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है कि ह्यूमन साइकी है क्या, ह्यूमन साइकोलॉजी है क्या, ह्यूमन्स जो है क्यों ऐसे सोचते हैं, या उसका इम्पैक्ट क्या होता है जो हमारी आज की सोसाइटी है उस पे। और भी डिफरेंट तरीके के हैं, जैसे राजनीतिक उपन्यास हो गया और ग्रामीण उपन्यास हो गए, जहाँ पे बेसिकली एक रूरल लाइफ को दिखाते हैं, कस्टम्स क्या फॉलो होते हैं वहाँ पे, गरीबी कितनी है, गरीबी गांव में ही क्यों होती है, या आज के ज़माने में जो है गांव के कल्चर को बहुत फैंटेसाइज किया जाता है, तो उसके पीछे कारण क्या है, वगैरह वगैरह। आप लोग एक एक चीज़ पूछ सकते हो कि गुनाहों का देवता ही क्यों? तो जो है
मैं हमेशा से ही हिंदी बोर्ड में पढ़ा था, उस वजह से क्या हुआ था कि हिंदी बुक्स को मैंने उतना एक्सप्लोर नहीं किया था। और अब जब मैं जीवन के इस चरण में हूँ, तो जो है मेरा थोड़ा-सा चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मन करता है। प्लस बहुत समय से मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरी जो हिंदी है, वो समय के साथ डिग्रेड होती जा रही है। जैसे मुझे अगर अगर आप सोचो तो मुझे डिग्रेड का हिंदी में शब्द तो पता है, किंतु उसका जो ट्रांसलेशन है वो ऑन पॉइंट मेरे दिमाग में नहीं आता। मे बी बोल सकते हो मैं हिंग्लिश बोलता हूँ, ना कि हिंदी, ना कि इंग्लिश। तो वो जो शब्दों का जो चयन होता है या जब आप किसी से वार्तालाप कर रहे हो, उस समय जो आपके शब्दों के चयन हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मेरी जो हिंदी है वो स्लोली-स्लोली उतनी अच्छी नहीं रही जितनी अच्छी मेरी हुआ करती थी जब मैं पढ़ता था। तो इन सारी चीज़ों को मैंने देखते हुए कि मैं कैसे करके अपनी हिंदी इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपने देश का जो साहित्य है उसको कैसे करके एक्सप्लोर कर सकता हूँ और क्या-क्या चीज़ें मैं सीख सकता हूँ हिंदी साहित्य से। तो मैंने बहुत सारी जो उपन्यास, कहानी, शॉर्ट स्टोरीज़ हो गई, कविताएँ हो गई, वो मैंने 2025 में काफ़ी एक्सप्लोर करनी स्टार्ट करी थी। और जो गुनाहों का देवता है ये मैं सेकंड टाइम पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ रहा नहीं हूँ बल्कि मैं पढ़ चुका हूँ। तो क्योंकि अभी दिमाग में वो सारे कैरेक्टर्स, वो स्टोरी लाइन, मैसेजिंग वो सारी एकदम फ्रेश है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक रिव्यू लिखा जाए या रिव्यू रिकॉर्ड करके लोगों को बताया जाए कि ये बुक 1949 में अगर पब्लिश हुई थी, तो पब्लिश हुई थी एज़ इन प्रकाशित हुई थी, तो इसका जो है जो क्रेज़ है, जो इसकी डिमांड है, वो आज के समय में इतनी कहना चाहिए कि इतनी डिमांड में ये स्टोरी क्यों है? जो कोर मैसेजिंग है, गुनाहों के देवता के का जो उपन्यास है उसकी, वहाँ पे जो धर्मवीर भारती जी हैं, वो बस केवल लव एंड इमोशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला कि उपन्यास बेसिकली जो एक होता है, वो बस केवल सर्टेन कैरेक्टर्स और सोसाइटी और इमोशंस को इन डेप्थ एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है थ्रू फ़िक्शनल वर्क, ठीक है? तो इस कहानी के जो पात्र हैं, वो 2 मेन किरदार हैं इसके। पहला है सुधा और दूसरा है चंदर। कहानी जो है वो स्टार्ट होती है इलाहाबाद से, अभी जिसको हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। क्योंकि मैंने प्रयागराज में अपना कॉलेज भी किया है, तो मेरा एक थोड़ा-सा सेंटिमेंट उधर भी रहता है। मुझे जब भी ऐसी कोई कहानी आती है तो सुनने में थोड़ा-सा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस कहानी को दोबारा से पढ़ा जाए। तो कहानी स्टार्ट होती है चंदर से। चंदर जो है डॉक्टर शुक्ला जो कि सुधा के पिता हैं, वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। चंदर का जो परिवार था वो उतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था, जिस वजह से और जिस कॉलेज में चंदर पढ़ता था, वहाँ के जो प्रोफ़ेसर थे वो डॉक्टर शुक्ला थे। तो डॉक्टर शुक्ला को पता था कि ये जो मेरा विद्यार्थी है, ये काफ़ी होनहार है और कह सकते हैं कि ये आगे जाके जीवन में कुछ अच्छा करेगा। तो डॉक्टर शुक्ला ने जो है चंदर के पढ़ने का, रहने, खाने का जो खर्चा था, वो चंदर के माता-पिता से हटा के उन्होंने अपने ऊपर उसकी ज़िम्मेदारी ले रखी थी। चंदर की अ, और डॉक्टर शुक्ला जो हैं, उनकी एक बेटी है जिसका नाम है सुधा। सुधा जो है चंदर से कुछ छोटी है उम्र में। मुझे याद नहीं है कि अगर धर्मवीर भारती जी ने उम्र का ज़िक्र किया है जब उन्होंने एक्सप्लोर किया है सुधा का कैरेक्टर तो, बट इतना बताया है कि सुधा जो है, वो चंदर की बहुत रिस्पेक्ट करती है क्योंकि चंदर जो है डॉक्टर शुक्ला का कहना मानता है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है और अपने जो एक्शन्स हैं, उनको वो इस तरीके से मतलब वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं मतलब आपका सामाजिक जो एक दायरा होता है, वो उसमें रह के अपनी सारी चीज़ें करता है। इसके बाद एक कैरेक्टर है बिंती, जो सुधा की बहन है, सगी बहन नहीं है, उसकी बुआ की लड़की है, सुधा की बुआ हैं। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है पम्मी, पम्मी जो है एक एंग्लो इंडियन है, उसका एक छोटा भाई है बर्टी और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं बट उनको इतना जो है
राइटर ने इतना उन पे क्या बोलते हैं ज़ोर नहीं दिया है। कहानी स्टार्ट होती है कि डॉक्टर शुक्ला बोलते हैं चंदर से कि मुझे जो है ये जो है एक पेपर पे अपना एक जो भी राइटिंग है वो लिख के दे देते हैं, और उनको वो जो राइटिंग थी वो न्यूज़पेपर में निकलवानी थी। तो उन्होंने ऐसा बोला था चंदर को कि ये जाके एक लड़की है जिसका नाम पम्मी है, वो जो है वो टाइपराइटर हुआ करती थी, मतलब एक साइड बिजनेस बोल लो या बस उसकी एक हॉबी बोलो, वो ये करती थी कि आप जो भी बोलोगे वो उसको हिंदी में प्रकाशित करने के लिए टाइप मतलब बेसिकली टाइपराइटर का काम करती थी। चंदर जाता है पम्मी से मिलने, वहाँ पम्मी से मुलाकात होती है। पम्मी जो है वो एक विधवा क्रिश्चियन औरत रहती है। उसका जो हस्बैंड है वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जो भी चीज़ें हुई उस वजह से उसका जो डिवोर्स हुआ, कि जो पम्मी है वो काम वासना से उसका मन उठ जाता है, शादी ब्याह से उसका मन उठ जाता है कि मनुष्य जो है बस शादी करता है केवल काम वासना की वजह से, और जहाँ पर काम वासना होती है वहाँ पर प्रेम नहीं हो सकता। तो ऐसे उसके पर्सनल थॉट्स हुआ करते थे जब तक वो चंदर से नहीं मिली थी। चंदर से मिलने के बाद उसे समझ में आता है कि जो प्रेम है वो विदाउट काम वासना भी हो सकता है। तो पम्मी को पहले ही दिन जब वो चंदर से मिली तो उसको बहुत कह सकते हैं उसके चंदर के साथ बातचीत करके एक बहुत अ, अच्छी फीलिंग आई। तो इस वजह से जो है पम्मी ने अपना जो है स्टांस स्लोली स्लोली चेंज करना स्टार्ट किया। पम्मी का जो छोटा भाई था उसके साथ भी सेम सीन था। उसकी जो बीवी थी वो भी उसका भी जो है डिवोर्स हो गया था। बस इतना ही बताना चाहूँगा, मैं ज़्यादा डीप में कहानी नहीं बताना चाहूँगा, वरना आपको जो है पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद में थोड़े ही दिन बाद शुक्ला जी और चंदर जो है इलाहाबाद से बरेली जाते हैं कुछ काम के लिए। और उस समय पर फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो जो है जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो तुम अपने पहचानने वाले जो लोग हैं, जो आपके बहुत करीबी हैं, आप उनके लिए हमेशा एक खत लिखा करते थे। खत का प्रचलन उस समय में बहुत था। तो जो है ये लोग निकलते हैं फ्राइडे को आई थिंक, और 2 दिन के बोल के जाते हैं कि 2 या 3 दिन में चंदर और डॉक्टर शुक्ला वापस आ जाएँगे इलाहाबाद। परंतु वहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से ये लोग वापस नहीं आ पाते और इनको 5-6 दिन लग जाते हैं। और इस बीच ये लोग जो है सुधा को कोई खत भी नहीं लिखते हैं। तो सुधा बहुत परेशान हो जाती है कि उसको कुछ सुनने को नहीं मिलता है, क्या हो रहा है, इतना लेट क्यों हो गया वगैरह-वगैरह। जब ये लोग वापस आते हैं 5-6 दिन के बाद, तब पता चलता है कि जो है बरेली में कुछ दंगे हो गए थे और वहाँ पर एक कम्युनिस्ट बंदा था जिसका नाम था आई थिंक, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, परंतु उसने जो है इनकी बहुत हेल्प करी थी और जो इनको एक सेफ जगह पे ले जाया था। तो ये सब कहानी सुन के जो है सुधा का मन कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करने का बन जाता है। अभी जितना हमारे देश में जैसे कम्युनिज्म हो गया या फिर कास्ट हो गया, इन चीज़ों को बोलते ही जैसे एक रेड अलर्ट चालू हो जाता है दिमाग में, उस समय पे वैसा नहीं हुआ करता था। तो जब सुधा कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करने की अपनी इच्छा जो है अपने पिताजी से रखती है, तो वो मना नहीं करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, जो भी करना है कर लेना। बट उनका जो फ़ोकस था बस कि अपनी बेटी को पढ़ाना है और इसकी अच्छे से शादी कर देनी है। फ़ास्ट फॉरवर्ड कुछ दिन बाद जो है चंदर शादी के लिए एक रिश्ता लेके आता है, और वो रिश्ता जो है वो उसी बंदे का होता है जिसने डॉक्टर शुक्ला और चंदर को बचाया था बरेली में जब दंगे हो गए थे। और सुधा की एक दोस्त भी थी, मुस्लिम दोस्त थी जिसका नाम था गेसु। गेसु की भी शादी जो थी अख्तर मियाँ से होने वाली थी, परंतु कुछ रीज़न्स की वजह से उसकी शादी भी नहीं हो पाती है। तो उस सुधा के अराउंड जो सब कुछ हो रहा था, उसको बस ये दिख रहा था कि प्रेम होना और प्रेम करना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो गेशु जो थी वो शायरियाँ बहुत करती थी। उसके जो घर में लोग थे वो शायरियाँ करते थे। तो उसका जो स्वाभाविक इंटरेस्ट था लिखने में था, या
शायरी बताने में, बोलने में ऐसे ऐसे इंटरेस्ट था उसका। तो जो है, गेसु ने एक दिन सुधा से पूछा कि क्या तुम किसी को प्यार करती हो? तो सुधा को उस समय तो ऐसा कुछ पता नहीं था, उसको ऐसा कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ था। सुधा की लाइफ़ में बस केवल एक ही बंदा था जिसको वो एकदम देवता की तरह मानती थी, जिसने हमेशा ही सुधा की केयर की है। कभी-कभी मार दिया चंदर ने 1-2 प्यार लाड़-प्यार में, लेकिन सुधा जो है चंदर को दिल से बहुत मानती थी। तो जब गेसु ने उससे प्रश्न पूछा कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? तो उस समय उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब हम उसी कहानी पे वापस लौट के आते हैं, जब चंदर ने जो है सुधा को एक रिश्ता बताया, उस रिश्ते को सुनते ही सुधा ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय तक सुधा को भी नहीं पता था कि वो किसी से प्यार करती है वगैरह-वगैरह। और इन द एंड मैं इसके आगे कहानी नहीं बताना चाहूँगा, बस मेरा बताना यहाँ तक ये था कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर अपनी एक सर्टेन आइडियोलॉजी रखता है, जितनी भी उसकी समझ होती है। और उपन्यास के खत्म होते-होते पता नहीं क्यों हर कैरेक्टर की जो अपनी एक जो पर्सनल आइडियोलॉजी थी, वो इवेंचुअली आके चेंज हो जाती है। अब ये जो पूरा उपन्यास है, ये बस आपको एक आइडियोलॉजी से दूसरे आइडियोलॉजी तक के जो ट्रांज़िशन, मतलब जो ट्रांज़िशन हुआ है कैरेक्टर्स का, उसके बीच की जर्नी आपको बहुत खूबी से बताता है। मैं बिना क्या बोलते हैं, बिना अ, उपन्यास के बारे में ज़्यादा बताए जिससे कि आपको स्टोरी पढ़ने में बाद में मज़ा ना आए, तो मैं बस इतना ही रिव्यू दूँगा कि कहानी में प्रेम प्रसंग को बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना गया है, और उन्होंने उतनी ही क्या बोलते हैं, उतनी ही डिलिजेंस से उसके बारे में लिखा है। कुछ डायलॉग्स हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वो स्टेटमेंट्स तो आज के इस मॉडर्न टाइम में भी बहुत ठीक बैठते हैं, बहुत सटीक बैठते हैं। तो यही एक खास बात है धर्मवीर भारती जी की। ये जब उपन्यास पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था, तो उस समय उनकी उम्र जो थी वो बस 23 साल की ही थी। तो जब आप इस उपन्यास को पढ़ोगे और उसके जो कोर मैसेज हैं उसको जब आप समझने की कोशिश करोगे, तब आपको थोड़ा बहुत फ़ील होगा कि 23 वर्ष की उम्र में कोई एक युवा इतना डीप मीनिंग, इतना सोसाइटी को एक साथ लेके जो जो उस समय का समाज था, उस समय की जो चीज़ें हुआ करती थी, उन चीज़ों को उसने कितना बखूबी देखा, समझा, परखा, और उसके बाद में बहुत ही अच्छे स्वभाव से, मतलब बहुत ही अच्छे स्वभाव से उसने उसको अपनी राइटिंग्स में लिखने की कोशिश करी। तो मैं बस यही चाहूँगा कि यदि आप लोगों को लव स्टोरीज़ पसंद हैं, यदि आप लोगों को ये पसंद है कि जहाँ पे ज़्यादा रोना-धोना ना हो, जहाँ पे ज़्यादा क्या बोलते हैं, काम वासना का वो चीज़ ना हो, और स्टिल आपको लव स्टोरी के बारे में जानना है और पढ़ना है, तो आई थिंक जो ओवरऑल ये उपन्यास है, गुनाहों का देवता, ये बहुत ही ज़्यादा खूब है। आपको इसको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा, और इसका जो साइज़ है वो उतना बड़ा भी नहीं है, मतलब अगर आप चाहो तो आप 1 सिटिंग या 2 सिटिंग में भी आप इस उपन्यास को पूरा खत्म कर सकते हो। मतलब वीकेंड में तो आप इसको खत्म कर सकते हो। और बाकी जो है, अगर मैं इस उपन्यास को रेटिंग देना चाहूँ आउट ऑफ 5, तो मेरे हिसाब से मेरी जो रेटिंग होगी वो 4.5 टू 5 के आसपास होगी। क्योंकि जिस तरीके से राइटर ने या हमारे लेखक ने जिस तरीके से हर कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया है, उसका बैकग्राउंड एक्सप्लोर किया है, और उसके इमोशंस, उसकी आइडियोलॉजीज़ को एक्सप्लोर किया है, और जैसे-जैसे उपन्यास खत्म होता है, कैसे-कैसे उन आइडियोलॉजीज़ में जो है स्लोली स्लोली चेंज आता है, और कैसे करके हर कैरेक्टर अपने आप को तर्क देता है। जब वो उन आइडियोलॉजीज़ जो जो कि उसकी एग्ज़िस्टिंग आइडियोलॉजीज़ थी, जब वो सही नहीं बैठती हैं और उसको हेल्प नहीं करती हैं सही समय पे, तो कैसे वो कैरेक्टर एक खुद से वार्तालाप करके अपने उस आइडियोलॉजीज़ को ओवर टाइम चेंज करता है, जिससे कि वो करंट जो सिचुएशंस उसके सामने हैं, उनको फेस कर सके। तो आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसका जो राइटिंग है वो बहुत खूब है। सर्टेन स्टेटमेंट्स हैं, सर्टेन डायलॉग्स हैं जो बहुत ही बढ़िया हैं।
स्पेशली जब कोई कैरेक्टर अपने आप से बात कर रहा है, और जब भी सुधा और चंदर की बात होती तो उन दोनों के बीच की जब भी बात राइटर ने कैप्चर करी, तो उसका तो मतलब आप लोग नहीं बोल सकते, वो तो बहुत बढ़िया है। ओवरऑल प्रेम प्रसंग के अगर ओर से देखोगे तो आई थिंक बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। ओवरऑल मैसेजिंग जो है, जिस तरीके से वो युवाओं को एक मैसेज देना चाहते थे धर्मवीर भारती जी, तो आई थिंक मैंने अपनी जो रेटिंग है वो मैंने बता दी है कि 4.5 आउट ऑफ 5 मैं देना चाहूँगा इनको। कुछ जगह पे मुझे ऐसा लगा था कि सर्टेन कैरेक्टर्स को जस्ट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग देम रखा गया है। मैं अभी से नाम नहीं बताना चाहूँगा कि उन कैरेक्टर्स की इम्पोर्टेंस थी कि नहीं थी स्टोरी में। वो मैं चाहूँगा कि जब आप पढ़ो इस उपन्यास को तो आप खुद एक्सप्लोर करो, खुद फील करो कि उस कैरेक्टर की क्या, उस कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस थी इस ओवरऑल स्टोरी में, या उसको जस्ट यूं ही रखा गया है। और इसके अलावा मेरा जो है फ्यूचर में भी हो सकता है कि मैं कुछ दूसरे उपन्यासों का या दूसरे वेस्ट के जो राइटर्स हैं, सर्टेन बुक्स जो मैंने पढ़ी हैं या जो मैं पढ़ रहा हूँ, या जो मेरे पाइपलाइन में है पढ़ने के, मैं उनका भी रिव्यू देना चाहूँगा, जिससे कि जो है मैं अपनी डे टू डे लाइफ में क्या पढ़ता हूँ वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ में जो है शेयर कर सकूँ। आई थिंक नेक्स्ट मेरा रहेगा आइदर मुंशी प्रेमचंद जी का जो है गोदान, जिसमें उन्होंने सामाजिक तथ्यों के बारे में चर्चा की है। उसको मैंने पढ़ रखा है ऑलरेडी, बस उसके बारे में मुझे जो है थोड़ा सा अपने थॉट्स को रिकलेक्ट करना पड़ेगा, मेमोरी को थोड़ा सा झकझोरना पड़ेगा, जिससे कि मुझे जो उस समय के कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को मैं थोड़ा सा याद कर सकूँ, हर कैरेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या मैसेजिंग देना चाह रहे थे वगैरह वगैरह। और हाँ, बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।